तेजस्वी का विपक्ष पर हमला लगातार जारी। जल जमाव को लेकर तेजस्वी ने सरकार को घेरा। तेजस्वी के बयान पर विपक्ष ने दी प्रतिक्रिया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार सख्त। झारखंड में अगले साल तक रिटायर नहीं होंगे डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। आरा में सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिलने पर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने मेयर और सांसद के खिलाफ की नारेबाजी। वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग। और पटना में बारिश ने तोड़े 24 साल के रिकॉर्ड। 1997 में हुई थी 205 mm बारिश। 24 साल बाद हुई इस तरह की बारिश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। दिल्ली से बिहार लौटने के बाद तेजस्वी लगातार रूप से यहां पर हमलावर हैं पक्ष पर। आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर उनके बयान सामने आ रहे हैं। कहीं तो 2 से 3 महीनों में सरकार को गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो कहीं राज्य में हुए जल जमाव की स्थिति को लेकर सरकार को यहां पर घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार में पूरी तरीके से यहां पर एनडीए के घटक दलों के संयुक्त रूप से पलटवार हो रहे हैं। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, जिन्होंने बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने सीएम नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए नेता प्रतिपक्ष पर यहां जुबानी हमले किए हैं। तेजस्वी यादव लंबे समय से गायब थे। जब कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ रहा था तो यहां से जाकर दिल्ली में लॉकडाउन हो गए थे। जब संक्रमण कमा, खतरा कम हो गया, तब वह आए हैं। उनके क्षेत्र में बिहार की जनता से उनको कोई मतलब नहीं था, ना अपने क्षेत्र की जनता से मतलब था। क्षेत्र की जनता तो पोस्टर लगाया था लापता विधायक का। उनको आवश्यकता थी कि हमारे विधायक कहां हैं, हमको जरूरत है इस कोरोना के समय में। लेकिन तेजस्वी यादव उनका सुध भी नहीं लेने के लिए आए। अब जब आए हैं तो सपना देख रहे हैं कि 2-3 महीने में ही सरकार जाने वाली है। इनका सपना रह जाएगा। देखिए, कल बड़ा हास्यप्रद लग रहा था जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जनता को बरगलाने के लिए कह रहे थे कि 3 महीने में बिहार सरकार गिर जाएगी। यह पहली भविष्यवाणी नहीं है। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने साफ तौर पे कहा था कि 14 जनवरी के बाद बिहार सरकार गिर जाएगी। 14 जनवरी गुजरे कितने दिन हो गए, आज भी बिहार सरकार है और अब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 3 महीने में बिहार सरकार गिर जाएगी। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि दिन में सपने जरूर देखिए, लेकिन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए मेहनत करना होता है। प्रवासी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लंबे समय के बाद अनलॉक होते हैं और बिहार की धरती पर आते हैं। आते के साथ अनाप बातें करना शुरू कर देते हैं। लंबे समय से उनकी क्षेत्र की जनता भी उनको ढूंढ रही थी, उनके लापता होने का पोस्टर्स भी लगा रही थी, लेकिन इनके कान पर कहां जुड़ेंगी थी। इनको जब आना था तभी आए। क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं और कहते क्या है कि सरकार गिर जाएगी। अरे लंबे समय से इनके नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि होली के बाद, दशहरा के बाद, नए साल में, खड़मास के बाद सरकार गिरेगी। अरे जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया है, लेकिन इनका सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव जैसे ही यहां बिहार पहुंचे, उसके बाद यहां उन्हें कई जुबानी हमले झेलने पड़े। दानिश रिजवान, हम प्रवक्ता ने भी जमकर उन पर अपनी भड़ास निकाली। तेजस्वी का विपक्ष पर लगातार जिस तरीके से हमला जारी है, उसे लेकर अब तेजस्वी यादव पर भी कई गंभीर यहां आरोप पक्ष लगाती हुई नजर आई है। पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि जब पूरा कोरोना काल था तब तेजस्वी यादव दिल्ली जाकर बैठ गए थे, लेकिन आज वापस आ गए हैं बिहार की धरती पर और यहां पहुंचने के बाद सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। बताते चले कि जल जमाव को लेकर तेजस्वी ने सरकार को जमकर घेरा है। न सिर्फ जल जमाव की स्थिति को लेकर बल्कि कई मुद्दों को लेकर वो यहां पक्ष को घेरते नजर आए हैं। तेजस्वी के बयान पर विपक्ष ने भी यहां अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विपक्ष ने भी साफ तौर पर यहां कह दिया है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पूरा कोरोना काल खत्म होने के बाद लौटे हैं, ये वाकई हैरान करता है, क्योंकि पूरा यहां पर कोरोना काल था। उस वक्त तेजस्वी यादव कहीं पर भी नजर नहीं आए, दिल्ली जाकर बैठ गए। लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हो रही है
तो ऐसे में तेजस्वी यादव वापस पहुंच गए हैं यहां बिहार, और यहां पहुंचने के बाद एक बार फिर से उन्होंने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया है। ये आरोप जी यहां पर तमाम पक्ष की तरफ से उन पर लगाए जा रहे हैं। जल जमाव को लेकर यहां पर सरकार को घेरते नजर आए तेजस्वी। जल जमाव जैसी स्थिति को लेकर यहां सरकार पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। दिल्ली से बिहार लौटने के बाद तेजस्वी लगातार यहां पर पक्ष पर हमलावर थे। आए दिन न किसी मुद्दे को लेकर उनके बयान सामने आ रहे हैं। 2 से 3 महीनों में सरकार की गिराने की भविष्यवाणी तक उन्होंने कर दी है, और इस भविष्यवाणी पर राज्य में हुए जल जमाव की स्थिति को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार में एनडीए के घटक दलों ने यहां पर संयुक्त रूप से उन पर पलटवार किया है। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, जिन्होंने बीजेपी के यहां पर प्रेम रंजन पटेल, और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, जिन्होंने सीधे यहां पर सीएम नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए नेता प्रतिपक्ष पर कई जुबानी हमले किए हैं। तेजस्वी लगातार विपक्ष पर यहां हमला कर रहे थे। ऐसे में अब तेजस्वी को भी यहां घेरा गया है। दिल्ली से बिहार लौटने के बाद से ही तेजस्वी के कई बयान सामने आ गए हैं। तेजस्वी के कई बयान सामने आने के बाद यहां लगातार अब तेजस्वी को भी कई जुबानी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानेंगे और उन्हीं से बातचीत करेंगे। शशांक, जिस तरीके से तेजस्वी यादव जब से दिल्ली से वापस लौटे हैं उसके बाद से ही कई यहां पर बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने 2 से 3 महीनों में सरकार को गिराने की तक बात कर दी। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अब तेजस्वी यादव को भी कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। पक्ष की तरफ से उन पर सीधा आरोप लगा है कि जब कोरोना काल चल रहा था तब वो दिल्ली गए, और अब जब स्थिति सामान्य हो गई है तो बिहार लौट आए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के बयान काफी सुर्खियों में है। वो राघोपुर जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उन्होंने लोग जब उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने कुछ काम के सिलसिले में लोग मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि निश्चिंत रहिए, बस 2-3 महीनों की बात है, नहीं 2-3 महीनों में सरकार गिर जाएगी और अपनी सरकार बनेगी। अब इसका आधार क्या है ये तेजस्वी यादव ही बताएंगे, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। देखिए, जहां सत्ता पक्ष ने काफी ज्यादा तीखा हमला किया है, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि 2-3 महीने से गायब थे। जब कोरोना अपने पीक पर था, जब लोगों को जरूरत थी, नेता प्रतिपक्ष के नाते वो क्षेत्र में नहीं थे, वो बिहार में नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। और जब कोरोना काल खत्म हो गया, सामान्य स्थिति आ गई, तो वो आ गए हैं और राजनीतिक हलचल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत राजनीतिक रूप से सक्षम व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट है। देखिए, सरकार गिरा देने की बात कहना और सरकार गिरा देना 2 अलग अलग बातें होती हैं। राजनीति में जब चुनाव होते हैं तब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होती है उसमें पब्लिक के बीच में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जब पोस्ट इलेक्शन, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं और तब कोई चुनावी जोड़ गठजोड़ होता है या कोई गवर्नमेंट बनाने की बात होती है तो वो इस तरह पब्लिक के बीच में नहीं कही जाती है। और जब पब्लिक के बीच में अगर कही जाती है तो इसका मतलब है कि अपने लोगों को साधने की कोशिश है। और यही बात सत्ता पक्ष कह रही है कि कहीं ना कहीं राजद के अंदर आपसी कलह है, आपसी मनमुटाव है, और उन तमाम चीजों को साधने की एक कोशिश है तेजस्वी यादव की। वो उनके पास कोई ऐसी संख्या बल नहीं है कि सरकार बना सके। उसके जगह पर वो अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनके वोटर्स हैं या उनके विधायक हैं जो कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव का शिकार हैं, उनको ये एकजुट रखने की कोशिश है। और दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव बहुत जल्दी लौटेंगे ये कहकर भी वो अपने लोगों को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जदयू का सीधा आरोप है कि तेजस्वी यादव के कुनबे में ही बिखराव होने की स्थिति है और राजद ही टूटे कगार पर है और इसको बचाने के लिए तेजस्वी यादव ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि इन बयानों का, देखिए, ये बयान जब पर्दे के बाहर दिए जाते हैं तो बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसी कोई जोड़ गठजोड़ या कोई खिचड़ी पक रही होती है तो पर्दे के अंदर होती है। खैर, ये बिहार में राजनीतिक स्टंट है और राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, राजनीति किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि बिहार का विकास जिसके मुद्दे पर तेजस्वी यादव 2-3 दिनों से काफी प्रखर है। जब से वो दिल्ली से लौटे हैं तब से वो काफी ज्यादा आक्रामक है सरकार की तमाम नीतियों पर, चाहे वो कोरोना काल में सरकार की व्यवस्था रही हो, बिहार का विकास रहा हो, बाढ़ और अन्य आपदाओं से सरकार का प्रबंधन रहा हो, तमाम चीजों को लेकर सरकार पर हमलावर है। और जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका लगातार होनी चाहिए थी, यानी सरकार का कहना है कि जो कोरोना काल में भी होनी चाहिए थी वो भूमिका आकर वो 2-3 दिन में ही पूरा कर देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक दूसरे को लेकर बयानबाजी जारी है।
बिल्कुल, ऐसे में शशांक सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि एक तरफ बिहार का विकास है, एक तरफ जल जमाव की जो स्थिति है उससे बिहार यहाँ पर रूबरू हो रहा है। हर रोज की अगर तस्वीर देखें तो पटना के रिहायशी इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ इन तमाम राजनेताओं की अगर बात कर ले तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इनका खत्म नहीं होता। बेहतर होता कि आरोप प्रत्यारोप से निकलकर ये लोग यहाँ पर बिहार के विकास पर अगर ध्यान देते, बिहार के विकास की बात करते और न सिर्फ यहाँ पर बयानबाजी होती बल्कि विकास को लेकर यहां काम होता, तो शायद बिहार की जनता के लिए यह बेहतर होता। शशांक, जो काम है, विकास के काम है या लोगों को रिलीफ देने का काम है, लोगों को सहायता देने का काम है, ये सरकार का काम होता है। प्रतिपक्ष को चाहिए कि इन चीजों में सरकार को कहीं ना कहीं मोटिवेट करे, सलाह दे। लेकिन प्रतिपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का काम है या प्रतिपक्ष का ही पूरा काम होता है कि सरकार की उन तमाम चीजों पर उंगली उठाए, उन तमाम चीजों पर सवाल खड़ा करे, उन तमाम चीजों पर सरकार को मजबूर करे जो जनहित में है और सरकार नहीं कर रही है। तो विपक्ष का निश्चित रूप से दायित्व है, लेकिन विपक्ष का सिर्फ यही दायित्व नहीं है, विपक्ष का कुछ सकारात्मक दायित्व भी है। वही सरकार को भी चाहिए कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी न करे, सिर्फ विपक्ष को काउंटर ना करे। यानी अगर तेजस्वी यादव कोई बात कह रहे हैं, बाढ़ को लेकर बात कोई कह रहे हैं, पटना में जल जमाव और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं, तो उस पर एक सार्थक पहल करे और ठोस पहल करे, उसको अपने एक्शन में लाए। सिर्फ उनकी सवालों का जवाब सवालों से देकर ये राजनीतिक जो खानापूरी की जाती है, ये सही नहीं है। क्योंकि विपक्ष के अगर कोई सवाल है तो उसका काम के जरिए अगर जवाब दे तो सरकार अच्छी सरकार मानी जाती है। और विपक्ष भी अगर सही मुद्दों को सिर्फ उठाए, वो सिर्फ बातों को ऐसी ना करे कि हर चीज का पॉलिटाइजेशन करे, सिर्फ मुद्दों को उठाए जो मुद्दे जनहित में हैं और उस मुद्दे को सरकार पूरा करे। लोकतंत्र का यही एक तरीका है, लोकतंत्र इसीलिए बना था, पक्ष और विपक्ष इसीलिए बने थे। लेकिन आप सिर्फ सवालों का जवाब सवालों से दिया जाता है और बातों का जवाब बातों से दिया जाता है, एक्शन नहीं होता, काम नहीं होता और दोनों तरफ से बातें होती हैं। तो दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं में नहीं है। रही बात पटना में, देखिए जल जमाव की, कल जिस तरह बारिश हुई थी परसों रात को, वो बारिश अप्रत्याशित बारिश थी और 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होना बहुत बड़ी बात होती है एक रात के अंदर। तो ऐसे में पटना के तमाम क्षेत्रों में जल जमाव हुआ था। लेकिन कुछ चीजें देखिए ये भी है कि अप्रिसिएशन की होनी चाहिए तमाम चीजें। पटना थोड़ा डाउन में है, पटना का जो बना बाद में पटना बसा है, जो नए ढंग से पटना 15, 20, 25 सालों में बसा है, यहाँ पर लोगों ने सिटी प्लानिंग का ध्यान नहीं रखा और जहां तहां घर बनाया, इससे ड्रेनेज सिस्टम वहां पर प्रॉपर नहीं हो पाया। इसलिए तमाम जगहों से पानी को संप करके बाहर निचले स्थानों पे भेजा जाता है। यानी जहां पर लोग बसे हुए हैं, जहां पानी जल जमा होता है, वो खुद निचला इलाका है, वहां से पानी को मोटर के जरिए संप किया जाता है और ड्रेनेज के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय लगता है और वो समय कल सरकार ने बहुत सारे मोहल्लों से, बहुत सारे इलाकों से पानी निकाल दिया। जितना पानी था ये संभव नहीं था कि एक दिन के अंदर निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है, तो उस काम में सहायता और एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। और जहां कमियां हैं, यानी जो पूरी पूर्व तैयारी होनी चाहिए वो इनफ नहीं थी, या जल निकासी की जो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, इन तमाम चीजों को उठाना भी विपक्ष का काम है। तो सरकार को विपक्ष की बातें सुननी चाहिए, विपक्ष की सही बातों पर एक्शन लेना चाहिए और विपक्ष को भी वही बातें कहनी चाहिए जो जनहित में है, सिर्फ राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए न हो। एक और सवाल शशांक, जिस तरीके से यहाँ पर 2 से 3 महीनों में सरकार के गिराने की भविष्यवाणी तेजस्वी ने की है, इस भविष्यवाणी पर भी उन्हें कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर हम प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव कई बार ये भविष्यवाणी कर चुके हैं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार वो इस तरीके की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि सरकार 2 से 3 महीने में गिर जाएगी। देखिए बिहार में जो समीकरण है, देखिए सरकारें विधायकों की संख्या बल के आधार पर बनती है। इस वक्त जदयू के पास 45 एमएलए है, यानी 42 एमएलए उनके 43 जीत के आए थे, जिसमें एक का निधन हो गया है। 42 एमएलए अपने हैं, एक निर्दलीय, एक लोजपा का और एक बसपा का उनके साथ मिल चुका है। यानी 45 एमएलए जदयू के पास है और 74 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये संख्या मिला के लगभग 119 के करीब पहुंचती है। अब उसको सरकार बनाने के लिए 122 एमएलए चाहिए होते हैं, 3 एमएलए उनके पास और कम है। उनके पास अभी 8 और एमएलए का समर्थन है, जिसमें 4 वीआईपी यानी जीतनराम मांझी के हैं और 4 वीआईपी के हैं, यानी वो मुकेश सहनी के हैं। तो राजद की नजर उन्हीं 8 विधायकों पर, राजद कहना कि वो 8 विधायक तोड़ लिए जाए, ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी और गिर जाएगी और उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन ये देखा जाए कि जो दूसरी तरफ सरकार बनने की बात है, वो कितने दल हैं उसमें तमाम दल हैं और उसमें खास करके एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जो शायद सरकार के साथ नहीं जा रही है और विपक्ष के महागठबंधन के साथ नहीं जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि ये इस तरह के कयासों का
हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी, उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी खारिज किया है। दूसरी ओर जो वीआईपी पार्टी के विधायक हैं वो मुकेश सहनी के पूरे कंट्रोल में नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं। हाँ। और सिर्फ मुकेश सहनी की पार्टी से लड़े थे। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे में शशांक, सबसे बेहतर यही है, देखने वाली बात यही है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अब किस तरीके की राजनीति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तेजस्वी का विपक्ष पर हमला और वहीं पक्ष की तरफ से अब तेजस्वी को भी कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं झारखंड में अगले 1 साल तक डॉक्टर रिटायर नहीं होंगे। सरकार ने डॉक्टरों की किल्लत को दूर करने के लिए रिटायर होने वाले शिक्षकों को सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। झारखंड कैबिनेट के फैसले के मुताबिक ऐसे गैर शैक्षिक और शैक्षिक डॉक्टर जो मई 2021 से सितंबर 2021 के बीच रिटायर होने वाले हैं, उनका रिटायरमेंट मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के 21 डॉक्टरों को लाभ मिलेगा। इसमें गैर शैक्षिक 14 और बाकी यहां पर डॉक्टर हैं। वहीं एक अन्य फैसले में सरकार ने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले डॉक्टर के रिटायरमेंट अवधि को भी अगले 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे राज्य के 33 डॉक्टरों को लाभ मिलेगा। इसमें 26 गैर शैक्षिक डॉक्टर हैं और 7 शैक्षिक डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि यह फैसला कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लिया गया है। तो डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि इस फैसले के बाद यहां पर कई डॉक्टर्स को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में अगले 1 साल तक यहां पर डॉक्टर्स रिटायर नहीं होंगे। सरकार ने डॉक्टर की किल्लत को दूर करने के लिए रिटायर होने वाले शिक्षकों को सेवा विस्तार देने का फैसला लिया है। झारखंड कैबिनेट के फैसले के मुताबिक ऐसे गैर शैक्षिक और शैक्षिक डॉक्टर जो मई 2021 से सितंबर 2021 के बीच रिटायर होने वाले हैं, उनका रिटायरमेंट 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि मार्च 2022 तक। सरकार के इस निर्णय से राज्य के 21 डॉक्टरों को फायदा मिलेगा। जी हां, 21 डॉक्टरों को। इसमें गैर शैक्षिक 14 और बाकी यहां पर कई शैक्षिक डॉक्टर भी हैं। अन्य फैसले में सरकार ने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले डॉक्टरों के रिटायरमेंट अवधि को भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ सीधा जुड़ गए हैं। कुंदन जी से मेरा सवाल, कुंदन जी, जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स को जिस तरीके से रिटायर होने थे इस साल, उन डॉक्टर्स के रिटायरमेंट को 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कोरोना की लहर को लेकर, तीसरी लहर को लेकर यह फैसला लिया गया, जिससे कई डॉक्टर्स को यहाँ फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कंचन, बीते दिनों जब से कोरोना के इस दूसरी लहर के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि तीसरी लहर भी आ सकती है और वह झारखंड में 30 अगस्त तक स्ट्राइक कर सकती है। और इस डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैल सकता है। तो इसको लेकर राज्य सरकार पहले से कई सारी तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि स्वास्थ्य संसाधनों के साथ साथ राज्य सरकार डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करता रहा है। तो इसको लेकर राज्य सरकार ने एक नई नीति तय की है। उस नीति के तहत आने वाले 1 साल में डॉक्टरों के रिटायरमेंट पर रोक लगा दी है, ताकि राज्य की जनता को इस कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर से और उसके आने वाले संभावित खतरों से बचाया जा सके। और जो तीसरी लहर की चर्चा है या तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, 2 दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अध्यक्षता में जो तमाम राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ उनकी बैठक थी, उस बैठक में भी इस बात की आशंका जताई गई थी कि अगर हमने आम जनता ने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो तीसरी लहर के खतरे से हम बच नहीं सकते। और राज्य सरकार इसी की तैयारियों को लेकर इस संबंध में उसने निर्णय लिया। कंचन, बिल्कुल कुंदन जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गैर शैक्षिक 14 और बाकी यहाँ पर और भी डॉक्टर्स को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तीसरी लहर आ रही है झारखंड में, इसे लेकर सरकार की तरफ से किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि डॉक्टर्स की कमी काफी ज्यादा इस बार देखी गई, जिस वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
देखिए कंचन, अभी तक जो स्थिति थी पूरे देश में, अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण के पहले चरण में अधिकतम केसों की संख्या एक दिन में लगभग 97,807 के आसपास आई थी, और दूसरी लहर में एक दिन में अधिकतम संख्या मरीजों की, जो संक्रमित मरीजों की संख्या निकल कर आई थी, वो 4,12,246 मरीज निकल कर आए थे। अब इस तीसरी लहर में आशंका यह जताई जा रही है कि इसका फैलाव इतना तेज होगा कि एक दिन में 5 लाख से ज्यादा मरीज निकलकर सामने आएंगे, और इसमें संक्रमित होने वाले अधिकतम बच्चे होंगे। तो इसको लेकर सबसे पहले राज्य सरकार ने एक तो रिम्स में अभी तक 40 बेड का PICU पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की स्थापना कर दी गई है। इसके अलावा तमाम सदर अस्पतालों में PICU वार्ड्स के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और नए कॉन्सेप्ट के साथ इन पेडियाट्रिक ICU की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ तमाम डॉक्टरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो रही है। कल ही लगभग 50 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है, पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है कि बच्चों के साथ किस तरीके से इस कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर से लड़ाई लड़ी जा सकती है। साथ ही संसाधनों के उचित व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा निजी अस्पताल हैं, उनके संसाधनों की एक समीक्षा की जा रही है, और उन अस्पतालों को अगर कुछ संसाधन या उपकरण की आवश्यकता है तो राज्य सरकार किराए पर उन उपकरणों को उपलब्ध कराने की कोशिश में है, ताकि जितने भी अस्पताल हैं, वो चाहे निजी हो या सरकारी अस्पताल हो, वहां पर अधिकतम बेडों को स्थापित करके जो तीसरी लहर की आशंका है उससे लड़ाई लड़ने में मदद मिल सकती है। तो राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी है, वो चाहे डॉक्टरों के, पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण की बात कर लें, इन बेड्स की स्थापना की बात कर लें, उपकरणों के समीक्षा की बात कर लें, या बाकी दूसरी व्यवस्थाओं की बात कर लें, इन तमाम स्तर पर राज्य सरकार अपनी तैयारियों में जुटी है। बिल्कुल कुंदन, अगर देखा जाए तो अगले 1 साल तक झारखंड में डॉक्टर्स रिटायर तो नहीं होंगे, और साथ ही अगर इस फैसले की बात करें तो जनता भी इस फैसले से खुश होगी, क्योंकि इस बार की अगर हम तस्वीर देखें तो इस बार की तस्वीर वाकई हैरान करने वाली थी। झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, या तमाम राज्यों की अगर बात कर ले तो तमाम राज्यों में डॉक्टर्स की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो एक बड़ी समस्या से लोगों को यहाँ पर रूबरू होना पड़ा था। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, या फिर तमाम राज्यों में डॉक्टर्स की कमी जिस तरीके से थी, उसी पूरे करने में यहाँ पर तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार है, वो लगी हुई है। देखिए, डॉक्टरों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार ने कई बार प्रयास किया है, लेकिन विभिन्न वजहों से डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन विभागों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो अधर में लटकी पड़ी है। वो चाहे JPSC के जरिए नियुक्ति की बात कर लें, या SSC के जरिए नियुक्ति की बात कर लें, या बाकी दूसरे विभागों की नियुक्ति की बात कर लें। तो इन तमाम अड़चनों की वजह से नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, और सरकार के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है तीसरी लहर से तैयारी करने का। तो इसलिए एक बीच का रास्ता, मध्य मार्ग निकाला गया कि डॉक्टरों के सेवानिवृत्ति की समय सीमा को आगे तात्कालिक तौर पर बढ़ा दिया जाए, ताकि राज्य में जो उपलब्ध डॉक्टर हैं उनकी संख्या में किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं हो, और राज्य तीसरी लहर से लड़ने में सक्षम हो सके। रह गई बात कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अब तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी की जा रही है, मुख्यमंत्री प्रतिदिन खुद से इस संबंध में समीक्षा कर रहे हैं, और जिस तरीके से तमाम पेडियाट्रिक ICU में बच्चों के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं, वहां पर विभागों को दुरुस्त किया जा रहा है। अंदर अस्पताल के कमरों में, बेड्स में अलग अलग चित्र बनाए जा रहे हैं बच्चों के, कार्टून कैरेक्टर्स को लेकर, और बाकी नर्सेज और डॉक्टरों को बच्चों को किस तरीके से साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक स्तर पर किस तरीके से उनका इलाज किया जाना है, इस संबंध में प्रशिक्षित भी किया जाने लगा है। और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बच्चों पर ज्यादा असर होगा, उन संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारियों में जुट गई है। रह गई बात कि डॉक्टरों को फायदा होगा, नुकसान होगा, यह एक अलग मसला है, लेकिन
राज्य की जनता को अधिक से अधिक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जा सके और समस्याएं कम से कम हो, उसके लिए यह एक तरीका निकाला गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अगले 1 साल तक रिटायर नहीं होंगे डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स के यहाँ पर रिटायरमेंट को 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।